जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, गीता में श्री कृष्ण भगवान 18वें श्लोक में कह रहे हैं, 68वें और 69वें श्लोक में, यानी 68 और 69 में, यह इदम परमम गुह्यम मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयि पराम कृत्वा मामेवैष्यति संशयः न तस्मात् मनुष्येषु कंचित् में प्रियकृतमा भविता न च मैं अन्य प्रियतरा भूमि। तात्पर्य यह है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये जो मैंने गुह्यम ज्ञान गीता में जो बताया, इसे जो मेरे भक्तों को बताएगा, मतलब इसके रहस्य कुछ बताएगा, उससे प्रिय ना तो कभी मुझे हुआ है और ना कभी होगा, और एंड में मेरे नित्य धाम को वापस आ जाएगा। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि मनुष्य के 4 ही पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यदि हम चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम पे धन भी रहे, मान भी रहे, पैसा भी मिले, प्रतिष्ठा भी मिले, और हम एक इस संसार में जैसे आए हैं, जिस मकसद से आए हैं, उस मकसद को हम पूर्ण करें। सबसे बड़ा मनुष्य का जो यहाँ आने का मेन मकसद है, मेन एम है, मेन उसका उद्देश्य है, वो है परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना। मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बताता रहा हूँ, मेरी वीडियो को कभी भी जो ईश्वर पर आस्था न रखते हों या नास्तिक हो, वो मेरी वीडियो को कभी ना देखें, क्योंकि मेरा जो मेन उद्देश्य है घर घर में गीता पहुँचाना और ज्योतिष का सही ज्ञान पहुँचाना। आज हम विज्ञान की बड़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें सुख दिया, समृद्धि दी, हमारा कहते हैं पूरा ब्रह्मांड को एक, हम कहीं भी बात कर सकते हैं, या हमारा जीवन एक आसान हो गया। ये हुआ विज्ञान की कृपा से। इन्होंने वैज्ञानिकों ने मेहनत करी। इसी तरीके से जो इससे भी बड़ा परम ज्ञान है, उस पर मेहनत करी हमारे ऋषि मुनियों ने। यदि हम चाहते हैं कि हम अपना भला करें, अपने पड़ोसियों का भला करें और हम अपनी संतान को भी आगे बढ़ाएं, ऐसा होता है कि जो हम जीवन में कर्म करी आए वो तो करी आए। रामकृष्ण परमहंस यानी कि विवेकानंद जी के गुरु कहते थे कि जो गाय का बछड़ा होता है वो 1000 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता। इसी तरीके से जो हम जीवन में कर्म करके आए हैं, वो उस कर्म के अनुसार हमें फल मिलते रहते हैं। जो हम करिए, जैसा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, अज्ञान से हुआ या किसी कारणवश हुआ, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन हम आगे के जो कर्म है अपने सुधारें और अपने जीवन को सुधारें। क्योंकि ये जो मृत्यु लोक है, यहाँ कोई रहता नहीं। आप जानते होंगे, सबको जानते होंगे, आपके बुजुर्ग भी होंगे, मेरे बुजुर्ग हैं, जो आया है वो जाएगा जरूर। कहते हैं कि खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। नहीं होता। मनुष्य आता है खाली हाथ, लेकिन कर्म का पिटारा लेके चला जाता है। मेरे 2 ही मेन मकसद हैं, घर घर में गीता पहुंचाना, जिससे कि जो हमारा मेन आध्यात्म है वो कभी लुप्त ना हो, आडंबर से हम दूर रहें, ईश्वर को हम प्राप्त करें, जो भी हमारी नीड है हम उन्हें प्राप्त करें। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य का और देवताओं का आपस में कॉम्पैक्ट है, एक सामंजस्य है। हमें जो चीज चाहिए हम उस देवता की शरण में जाएं, वो चीज हमें अवश्य मिलेगी। आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, अभी 5-6 दिन बाद नवरात्र आने वाले हैं। मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं, ये मेरा मंत्र बनाया हुआ नहीं है, ये जहां भी आप जाएंगे सिद्ध जगहों में मिलेगा, मठों में मिलेगा। इसकी विधि मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि हमें किसी भी चीज को ज्यादा क्रिटिकल नहीं बनाना। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हम चर्चा करेंगे कि नवरात्रे जो आते हैं, हमें हमारे ऋषि मुनि हमें सात्विक रहने के लिए क्यों करते हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मौसम चेंज होता है, वो कहते हैं कि वे खान पान का सही रखो, सही आचरण करो, पूजा करो। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो हमें क्या होती है, एक एनर्जी मिलती है, हमें एक शक्ति मिलती है। मैं जो इस मंत्र की जो आपको बता रहा हूं शक्ति, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे की, ये इतना शक्तिशाली मंत्र है। जैसे 3 काल होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 ही लोग होते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। इसी तरीके से तीनों महाशक्तियों का इसमें संगम है, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। यदि हम कमजोर हैं तो हमें काली की कृपा चाहिए, यदि हम लक्ष्मी से कमजोर हैं तो हमें लक्ष्मी की कृपा चाहिए। इसी तरीके से इन तीनों शक्तियों का इसमें समावेश है। यदि हम चाहते हैं कि हम जो वाणी में बोलें सब हमारी वाणी सुने, हम पे जो है माँ सरस्वती कृपा करें, तो इसी मंत्र में सरस्वती की भी कृपा विराजमान है।
आप अगर देखेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में इसकी पूर्ण फुल फॉर्म है, जागृतम ही महादेवी जपम सिद्ध कुष्म अहिंकारी षष्टुपाय हिरिंकारी प्रतिपालिका किलिंकारी काम रूपिणे बीज रूपी नमस्ते चामुंडाय चंडगाती चयकारी वरदायिनी नमस्ते। इस प्रकार ये मंत्र बन गया ओम ऐं हिरिंग किलिंग चामुंडाय विच्चे। आदमी यानी कि जातक कितनी भी परेशानी में हो, यदि इसकी वो माला 1250 माला जल्दी कर ले और ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम 100 माला डेली करें। फिर मैं इसकी आपको आगे विधि बताऊंगा कि हम इसके जैसे कहते हैं कि ना बिगर इंजन वो इंजन पेट्रोल बिगर नहीं चलता, इसी तरीके से मंत्र की भी गिजा होती है। गिजा क्या होती है, उसका भोग होता है कि हमें कैसे भोग देंगे ये आगे वाली वीडियो में मैं अवश्य बताऊंगा। लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप इसे एक माला करें पहले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। वही साधारण नियम होते हैं कि पूरब या उत्तर की तरफ मुख करें और घी का दीपक जलाएं, भोग में माँ के लिए कोई बर्फी वगैरह रखें या जो है कोई भी आप मेवे ले सकते हैं, उसे आप खुद खाएं या प्रसाद के रूप में बांटें। पहले से आप 1250 माला कर लीजिए। माना पहले दिन में 1 कर लो, फिर 2 कर लो, फिर 3 कर लो, फिर जमान में चढ़ जाएगी। यदि आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, यदि आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया और अपने जीवन में एक ध्येय बना लिया, मुझे तो 1 घंटे इस जाप को करना है, फिर आप देखेंगे स्वतः ही देखेंगे ना तो आप तो धन में, मान में, पैसे में, प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं होगी। आपकी निरोगी काया हो जाएगी। घर में देखेंगे कि बैक्टीरिया होंगे, वैसे ही बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। आपकी वाणी में एक ओज हो जाएगा। जिस कार्य को आप करना चाहेंगे वो आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। अब दूसरी बात, आज हमारा 19वीं वीडियो है। कभी कभी क्या होता है, किसी व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपको 80 वीडियो के माध्यम से ज्योतिष पे पूर्ण रूप से पारंगत करने की कोशिश करूंगा और बाकी हरी इच्छा। पहले क्या है, फिर मेरे वही गिने चुने डायलॉग, जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी के पहिए अलग होते हैं, उसको पहले पहियों को देख रहे हैं कि कैसे से उसके स्टीयरिंग है, इंजन। इसी तरीके से हम ज्योतिष के नियम सीख रहे हैं। अब तक हमने सीखा ज्योतिष में कि कितनी ग्रह होती हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, कैसे राजयोग बनते हैं, कैसे धन योग बनते हैं, कैसे ग्रह उच्च का हो जाता है, कैसे ग्रह नीच का हो जाता है, कैसे उनकी मित्रता हो जाती है, कैसे उनकी शत्रुता हो जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ज्योतिष की हमें डीपली भी जाना। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में जैसे 12 हाउसेस होते हैं कि हम किस हाउस से क्या देखते हैं। जब हम कुंडली का एनालिसिस करेंगे, मैंने पहले भी बताया था कि हम व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाएंगे, उस पर इकट्ठे होंगे। आपकी कुंडली होगी, आपके पड़ोसी कुंडली होगी, किसी भी कुंडली होगी, हमारे पैरामीटर वही होंगे, हम उससे रिजल्ट निकालेंगे। तो हम जब किसी भी भाव की कुंडली का एनालिसिस करते हैं, हम कहते हैं कि भाव का कारक, भाव का स्वामी। जैसे हमने एक सूक्ष्म अध्ययन करा ज्योतिष का, भावों का, कि जैसे लग्न क्या है, तनु भाव कहते हैं, द्वितीय भाव क्या कहते हैं, धन भाव कहते हैं, थर्ड हाउस क्या है, पराक्रम भाव कहते हैं, चतुर्थ भाव क्या कहते हैं, सुख भाव कहते हैं, पंचम भाव क्या है, संतान भाव का, 6 हाउस क्या है, रोगों का है, सप्तम क्या है, स्पाउस का है, अष्टम क्या है, आयु का है, नवम क्या है, भाग्य का है, पिता का है, 10th क्या है, प्रोफेशन का है, एकादश क्या है, गेन का है, 12th क्या है, हर चीज का इन्वेस्टमेंट। अब ये तो हमने 1 1 2 2 5 5 भाव देखे। अब हमारे जो क्षेत्र बढ़ते चले गए, वे सपोज कर लो कि कोई पूछ रहा है जी क्या मैं शेयर का बाजार कर सकता हूं, तो उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें बारीक पे भी जाना पड़ेगा। तो मैंने इन 2 वीडियो के द्वारा 12 भाव को बारीकी से बताया। पहले मैंने 6 भावों का मतलब बताया कि एक एक भाव किस किस चीज से का पता लगता है। अब हम 7 8 9 10 11 12 भावों का देखते हैं कि इनसे हम क्या क्या चीज सीखेंगे। केवल सप्तम भाव स्पाउस का ही नहीं है, साझेदारी का नहीं है, गुह्य रोगों का नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे पेपर में कि हम एक एक भाव से क्या क्या देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर पढ़ें, क्योंकि मेरा क्या है और आपका भी एक दिमाग में रहना चाहिए कि ये विज्ञान नहीं है, ये महाविज्ञान है। आप किसी की भी कुंडली में देखना, क्योंकि इतना कुंडली में आप देखना जरूर सीख लो कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से यानी कि ज्योतिषाचार्य से चर्चा कर सको। यदि सपोज कर लो किसी का पंचम भाव बहुत अच्छी स्थिति में, सबल स्थिति में, उच्च राशि स्थित है और पाप ग्रह उस पर नहीं है, तो आप छोटे से बच्चे से भी कह सकते हो कि तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो समृद्धशाली होंगे, शिक्षित होंगे, नेम फेम वाले होंगे। यदि 6 हाउस में चला गया तो कह देंगे हम रोग, बच्चे आपके बीमार हो सकते हैं, आपके एजुकेशन में परेशानी हो सकती है। आज तक ना तो कोई ऐसा विज्ञान बना, ना कोई बनेगा। इसीलिए हम इस विज्ञान को महाविज्ञान कहते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कह रहा था
इसमें क्या होता है, जब कोई ज्योतिष सीखता है तो अपना संयम वो खो देता है, क्योंकि जब हम ज्योतिष के हम प्रिडिक्शन देते हैं हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें सीखते हैं तो उसमें एक नर्वसता आती जाती है। ये ब्लैक जादू तो है नहीं। हमेशा ध्यान रखना, जैसे हमें वेद पढ़ते हैं, वेदों के बढ़ने से हमारा तप बढ़ता, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती, हमारे धन बढ़ता, उसी प्रकार से ज्योतिष भी एक वेदांग है, वेदों का अंग है। यदि हम सपोज कर लो इसमें आध घंटा हम लगाते हैं कि कितनी राशि हैं, कितने ग्रह हैं, कितने मतलब ज्योतिष से संबंधित कार्य करते हैं, तो आप ऐसा मानो कि आप वेदों की पूजा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपका यश स्वतः ही बढ़ता चला जाएगा। आइए हम चर्चा करते हैं। जिस दिन मैं वीडियो बनाता हूं उस दिन की क्या ग्रह स्थिति होती है ये मैं आपके सामने शो करता हूं। उसका कारण क्या है कि हम देखेंगे कि हमने जो 1 महीने पहले बनाई सूर्य उदय से 1 घंटे तक उसकी क्या स्थिति थी, और आज जो हम बना रहे हैं उसके क्या स्थिति है। क्योंकि मैं फिर बता देता हूं कि पूर्व क्षितिज में सूर्य मतलब जिस राशि में उदय होता है वो उसका लग्न माना जाता है। जैसे कि आज हमने तारीख ली 4 अप्रैल 2024, समय इसका 6:30 AM है, और प्लेस यानी कि जब बच्चा हम किसी कुंडली बनाते हैं उसलिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिया जाता है। यदि किसी बच्चे का जन्म 6:30 AM है, बर्थ प्लेस उसका दिल्ली है, डेट उसकी ये है, तो ये उसकी कुंडली बन जाएगी। आप इसमें क्या देखेंगे कि जो सूर्य हैं वो इस समय मीन राशि के चल रहे हैं। तो मीन राशि क्योंकि कब तक रहेंगे, ये लग्न लगभग 2 घंटे तक रहता है, लेकिन इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट होते हैं कि कितना चल गया। तो अब देखिए, जैसे हमने सूर्य उदय जो है 5:47 है, हमने कुंडली बनाई 6:30, क्योंकि आज 4 तारीख है, 15 तारीख के आसपास सूर्य महाराज बदल जाते हैं, तो ये लगभग 20 डिग्री चल चुके हैं। तो ये जो कुंडली बनी ये बनी मीन लग्न की कुंडली। तो ग्रह आकाश में ज्योतिक में सूर्य बैठे लग्न में, शुक्र चल रहे इस टाइम मीन के, राहु चल रहे मीन के, इस टाइम मेष के चल रहे गुरु, और बुध चल रहे वक्री। सप्तम में चल रहे केतु, क्योंकि हमेशा केतु 180 डिग्री में बैठ रहे हैं, और चंद्रमा चल रहे मकर के, और 12th हाउस में मंगल हैं और शनि हैं। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मैं बार बार आपको रिपीट करता रहता हूं, पंचांग जो होता है उसके 5 अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। तो यदि हम देखें, तिथि है आज दशमी, पक्ष कौन सा है, कृष्ण पक्ष, वार कौन सा है, गुरुवार यानी कि थर्सडे बृहस्पतिवार, नक्षत्र है श्रवण का 2nd चरण, स्वामी है चंद्र, या योग है सिद्ध। यानी कि जो हमेशा ध्यान रखना, जब बच्चा पैदा होता है जो उस समय नक्षत्र होता है उसके स्वामी की जो दशा होती है वही उसकी महादशा होती है। अब देखिए, यदि ये कोई बच्चा है, कोई शिशु है, उसका जब जन्म नक्षत्र हो गया श्रवण, श्रवण का स्वामी है चंद्रमा। अब ये जो एक टेक्निकल पॉइंट होते हैं कि कितना चरण निकल गया, मतलब एक होता भुक्त और एक होता भोग्य। यदि हम देशी भाषा में करेंगे कि जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इसकी चंद्रमा की महादशा चल रही थी। हमें एक क्रम वही ध्यान रखना जो मैंने आपको सिखाया था, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, मैंने आपको इनके टाइम भी बताए थे, क्योंकि मैं ज्योतिष आपको ऐसा पढ़ाना चाहता हूं, ये नहीं कि आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, कोई फायदा नहीं। जितना हम सीखें कंठस्थ सीखें, सूर्य कितनी डिग्री उच्च का हो जाता, मंगल की कौन सी राशि है, चंद्रमा की कौन सी राशि है, सूर्य की कौन सी राशि है, कैसे हमारे धन योग बनते हैं, कैसे हमारे राजयोग बनते हैं, कैसे हमारी चंद्र कुंडली बनती है, कैसे हमारी सूर्य कुंडली। तो मैं 5-7 मिनट मैं कोशिश ये करता हूं, इसका ये टेक्निकल पॉइंट भी है, जब हम पढ़ेंगे तो हम आपस में टेस्ट भी लेकर एक दूसरे के कि हमने क्या क्या सीखा। अब सपोज कर लो हम चंद्र मंगल की युति सीख तो ली, कैसे बनता, पंच महापुरुष योग होता कैसे बनता। तो एक ही कुंडली पे हम सीखे करेंगे कौन कौन से इसमें योग आ रहे हैं, कौन कौन से इसके शुभ ग्रह है, कौन कौन, आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चालू हो जाएंगे। फिर मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा, क्योंकि इस विद्या में हमेशा ईश्वर की कृपा का होना बड़ा आवश्यक है। तो मैं आपको एक ऐसा भी मंत्र बताऊंगा जिससे कि आप उस मंत्र को सिद्ध करो, जिससे कि आपकी वाणी सिद्ध हो। आइए अब हम कागज में आते हैं कि जो हम किस भाव से, कौन कौन से भाव से, 6 भाव हमने पहले वीडियो में देखे थे, आज हम देखेंगे 7 से 12 भाव में। जैसे कि मैं बताता रहता हूं, आप एक रजिस्टर अवश्य बनाएं।
मेरे पे मैसेज पड़े रहते हैं, गुरुजी हम कौन सी किताब पढ़ें। पहले आप फंडे सीखिए, फिर आपको मैं समय समय में गाइड करता रहूँगा। पहले आप एक रजिस्टर बनाइए, क्योंकि मेरी वीडियो क्यों लेट हो जाती है, क्योंकि मुझे इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। मुझे अच्छे अच्छे ग्रंथों के उनका फिर मेलापक करके सारी चीज़ें निकाल के फिर मैं आपको नोट्स देता हूँ। तो आप एक रजिस्टर बनाओ और उसमें ये चीज़ें लिखते रहो, तो आप देखेंगे कि आप कई ग्रंथों का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि ऋषि पाराशर जी के अनुसार मतलब अलग भी काफ़ी ग्रंथ हैं, उनका मैं आपको निष्कर्षण बताता रहता हूँ। अब जैसे मैंने लिखा क्लास 19 किस भाव से क्या देखते हैं। आज हमारा जो चर्चा है सप्तम भाव में है। सप्तम भाव इन चीज़ों से संबंधित है, क्योंकि मैं बगैर नोट्स के पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आप जब इसे रजिस्टर पे बनाएंगे तो आप इसे डेली याद भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने पेज नंबर 1 लिख रखा। तो इससे हम क्या क्या देख सकते हैं। एक तो विवाह यानी कि मैरिज, जीवन साथी, विवाह के बाद खुशहाली। इससे व्यवसाय भी है। कैसी व्यवसाय? भागीदारी का यानी कि साझेदारी का। 3 नंबर का है विदेश। प्रथम भाव जन्म से संबंधित है तथा सप्तम लग्न से दूर है। पाराशर से ऋषि के अनुसार यदि लग्नेश सप्तम में स्थित है तो जायदाद जन्म से दूर बनाता है, क्योंकि 180 डिग्री में चले गए। फिर क्या देखते हैं, सड़के विषय हम देखते हैं, इससे गुप्त रोग भी देखते हैं। संत सत्याचार्य जी के ये भी एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए हैं के अनुसार निवास स्थान में बदलाव तथा विदेश यात्रा का सूचक है। सपोज कर लो आपसे यदि कोई पूछे कि ये विदेश जाना चाहता है तो आप 12th हाउस को तो देखेंगे, राहु को भी देखेंगे और उसके सप्तम भाव में स्थित ग्रह और सप्तम भाव के लॉर्ड को भी अवश्य देखेंगे। पहले आप इन्हें याद कर लो, फिर इनके में कम्बिनेशन कि हमें कैसे रिजल्ट निकालना है, वही मेरे पैरामीटर होंगे। फिर 7वां नंबर राजनीतिक संबंध, फिर है इसकी प्रतिभाएं, फिर है 9वां है मृत्यु, यानी कि सप्तम भाव जो है मृत्यु नहीं होते, मार्केश होता है, ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे देता है। यह मालिकों द्वारा अनुग्रह का सूचक है, क्योंकि ये दशम से दशम है। और सामान्य खुशहाली, क्योंकि ये चतुर्थ से चतुर्थ है। क्योंकि हम जब प्रिडिक्शन करेंगे हम भावम टू भावार्थ भी जाएंगे। जैसे 11 भाव है उसे हम कहते हैं षष्टम टू षष्टम। फिर आए हम अष्टम भाव में। मैंने लिखा यहाँ अष्टम भाव 8th हाउस, पेज नंबर 2। इसे साधारण तरीके से हम क्या कहते हैं, आयु भाव, आकस्मिक लाभ, अभिमान का, अच्छा आयु भाव अथवा मृत्यु भाव इन वस्तुओं का सूचक है। ये क्या क्या इस भाव से क्या क्या देखेंगे हम, आयु देखेंगे, दुर्भाग्य देखेंगे, कर्ज देखेंगे, पाप देखेंगे, इसे षड्यंत्र देखेंगे, शत्रुता देखेंगे, इससे ही मृत्यु देखते हैं। आकस्मिक तथा मृत्यु का कारण पूर्ण विनाश। कहते हैं कि भाई तेरी तो अष्टम की दशा चल रही है, अष्टम मीन्स मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट। लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ, ऋषि पाराशर जी भी कहते रहते हैं हर भाव के कुछ सीक्रेसी भी होती है। अष्टम भाव अचानकता का भी होता है। यहाँ जैसे आपने देखा होगा किसी की लाठी निकल जाती है, यहाँ कोई जैसे अच्छा गिरह बैठा है, स्वयं गिरह बैठा था, तो उस दशा में अचानक धन लाभ होने का भी योग बन जाता है। फिर मैंने लिखा 8 नंबर में मुसीबतें यानी कि परेशानी, रुकावटें, शोक, पूर्व जन्मों में किए गए पापों के फलस्वरूप निराशा। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत चोरी होती है तो उस अष्टम भाव का भी योग होता है, रोल होता है। फिर है चोरी, संकट। फिर मैंने 10 नंबर में लिखा दूर से सप्तम यानी कि पत्नी का आय का भी सूचक है। आपने देखा होगा यदि 2nd हाउस अष्टम भाव में ज़्यादा ग्रह हैं तो उसका स्पाउस धनवान हो जाता है। जैसा आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में। अब 11 नंबर तांत्रिक विद्याओं में दिलचस्पी, अभियोग, संत संताचार्य के अनुसार शत्रु का सूचक। फिर मैंने लिखा गुप्त शत्रु, बहुत से शत्रु ऐसे तो दिखते ही नहीं है। गुप्त अंगों का रोग, ये अष्टम भाव से करते हैं। फिर मैंने क्या लिखा, यदि अष्टम भाव स्वयं भाव को प्रभावित कर रहा हो तथा एकादश भाव को भी शत्रु पर विजय प्राप्ति का सूचक है। अष्टम भाव का संबंध विवाह की आयु से भी है। अष्टम में अत्यधिक ग्रह, धनी, स्वनिर्मित व्यवसाय की जातक स्त्री कुंडली में अष्टम भाव कामुकता से संबंधित है। चंद्र शनि राशि में पीड़ित मौलिक दृष्टि से शुभता का सूचक नहीं है। अष्टम भाव स्वामी से संबंधित बदलाव का सूचक होता है। विशेष जब भी अष्टमेश लग्न तथा दशमेश से बलिष्ठ हो जातक सार्वजनिक निंदा का
पात्र होता है। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप उसमें निशान लगा के रखिए, फिर मैं आपको जब हम क्लास में एक साथ इकट्ठे होंगे हम उन चीज़ों का वर्णन भी करेंगे। अब आया मैं नवम भाव में, मैंने लिखा पेज 9। इसे कहते हैं धर्म स्थान, पिता, लंबी यात्राएं। नवम भाव को भाग्य स्थान अथवा धर्म स्थान भी कहा जाता है। ये भाव इन वस्तुओं का प्रतीक है। केवल नवम भाव से ये नहीं थे कि धर्म स्थान है, पिता है, भाग्य है, इनसे अनेक चीज़ों का होता है। तो मैं इन्हें आपको अनेक चीज़ें बता रहा हूँ, इन्हें आप थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करें। इससे क्या है, ये भाग्य है यानी कि समृद्धि, शिक्षक, गुरु, सही व्यवहार, कर्म, पिता। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम फादर को कौन से भाव से देखें, 10 से देखें या 9 से देखें। जो आपके सही रिजल्ट आएंगे वो आएंगे 9th हाउस से, यानी कि पिता, पौत्र। जो हमारा पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव पिता का सूचक होता है, हिंदू ज्योतिष शास्त्र में नवम भाव गुरु तथा पिता का सूचक होता है। यदि हम यहाँ देखें कि कौन से भाव से प्रेडिक्शन सही आते हैं पिता के, तो पिता के लिए संबंध आते हैं, वो प्रेडिक्शन सही आते हैं नवम भाव से। प्राचीन भारत में गुरु को भी पिता के रूप में जाना जाता था, इसलिए भी नवम भाव को पितृभाव कहा जाता है। यदि अनुभव से देखते हैं पिता को नवम भाव का पितृ फादर भाव मानकर ज्ञात किए परिणाम अधिक सटीक हैं, किंतु पिता की आयु दशम भाव से ज्ञात की जा सकती है क्योंकि ये दूरतर भाव से नवम भाव है। फिर आते हैं हम लिखें आत्मबोध यानी कि आगे की सोच, कल्पना शक्ति, लंबी यात्राएं जैसे विदेश यात्रा, पूर्ण कर्म। फिर आते हैं धर्म का है, मंदिर का है, तीर्थ का है, प्रसिद्धि का है, दान का है, नेतृत्व का है, कानून का भी इससे पता लगता है, दार्शनिकता, विज्ञान, गृह लेखन, उच्च शिक्षा, घुटने। अगर हम बॉडी में जाएंगे तो हम यदि घुटनों का एनालिसिस करते हैं तो वो करते हैं नवम भाव से। अब हम अब चलते हैं दशम भाव में, क्योंकि ये एक बड़ा विशेष भाव है। क्योंकि केंद्र में मैंने बताया था 1 से बड़ा 4, 4 से 7, 7 से 10, तो केंद्र में सबसे बड़ा ये 10th हाउस होता है। यहीं से प्रोफेशन देखा जाता है, यहीं से मान सम्मान और प्रतिष्ठा देखी जाती है। फिर मैंने क्या लिखा इसमें, दशम भाव, 10th हाउस, कर्म स्थान, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये मैंने लिख रखा पेज नंबर 4। दशम भाव को कर्म स्थान भी कहा जाता है। यह भाव कई वस्तु का सूचक है, जैसे व्यवसाय यानी कि प्रोफेशन, जीवन यापन के समय। आप कभी भी देखना किसी के 10th हाउस में कोई वक्री ग्रह है तो चाहे वो किसी भी ऊंची पोस्ट पे हो तो ऐसे जहाँ तक अपना जो प्रोफेशन होते हैं, वो व्यवसाय जो होते हैं, बार बार बदलते रहते हैं। इसको पद भी कहते हैं, सत्ता भी कहते हैं, नेतृत्व भी कहते हैं। नेतृत्व मीन्स कमांडेंट पावर। प्रसिद्धि इसी भाव से देखते हैं। यदि दशमेश बलिष्ठ हो, दशम भाव शुभ ग्रह से प्रभावित हो अथवा शुभ ग्रह में स्थित हो, जातक प्रसिद्ध तथा अच्छी प्रतिष्ठा युक्त होता है। यदि दशम भाव अशुभ ग्रह से युक्त हो तो बदनामी तथा व्यवसाय यानी कि प्रोफेशन में दिक्कतों का सूचक होता है। सपोज कर लो 10th हाउस, जैसे मैंने बताया था कि हम कोई हाउस कैसे पीड़ित होता है। सपोज कर लो 10th हाउस राहु केतु के एक्सिस में आ गया, वक्री हो गया, कोई वहाँ नीच गिरह बैठ गई, तो प्रोफेशन में ये अच्छी शुभता का सूचक नहीं होता। राजा द्वारा पद या प्रतिष्ठा प्राप्त करना, तीर्थ भी यहीं से होते हैं। जब आप 10th हाउस का देखते हैं तो यहाँ से जहाँ तक अपने धर्म स्थानों में भी जाता है, यहीं से कीर्ति देखते हैं और उसकी जो लायबिलिटीज हैं यानी कि जिम्मेदारी भी इसी भाव से देखते हैं। फिर मैंने बताया कि अब उत्तर कालमित के अनुसार 10th हाउस किस किस भावों का, मैंने इस पर बड़ी मेहनत करी है कि अनेक ग्रंथों का लिया, जिससे कि हम हर ग्रंथ को साथ लेके चलेंगे तो हमारा जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान अचूक होगा और हम उस पर अच्छे फल देंगे, अच्छे प्रेडिक्शन देखेंगे। अब इसका क्या है, ये उत्तर कालमित के अनुसार क्या कर रहे हैं कालिदास जी, शिक्षक का, धार्मिक कार्य का, सरकार के साथ कार्य का सूचक है, मंत्र जाप का है, मंत्रों अधिकार हैं, दवाइयाँ हैं, जांगे हैं, संयम हैं, प्रभाव है, दत्तक पुत्र हैं, अशुभ ग्रह प्रभाव तथा व्याकुल नींद। पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशम भाव पिता का सूचक है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वैदिक शास्त्रों के अनुसार नवम भाव पिता का सूचक है और गुरु का सूचक है। क्योंकि हम इस पर क्यों बार बार जोर गिर रहे हैं, क्योंकि एक कन्फ्यूजन का एक विषय है कि यदि हम फादर के विषय में देखेंगे तो कौन से भाव से देखेंगे, तो हमारा जो वैदिक ज्योतिष है
उससे हम 9th हाउस से देखते हैं और वहीं से ही सही रिजल्ट आते हैं। फिर मैंने लिखा एकादश भाव के विषय में, एकादश भाव यानी कि 11th हाउस, लाभ भाव, पेज नंबर 5। फिर मैंने लिखा ये भाव दयनीय स्थितियों में स्वतंत्रता का सूचक है। मंतेश्वर महाराज, ये बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजी होते द्वारा इस भाव को सिद्धि तथा प्राप्ति भाव भी कहा जाता है। ये भाव कई वस्तुओं का सूचक है, जैसे लाभ का है, बड़े भाई बहन का है। जैसे कि आपको एक बात बता दूं, यदि एकादश भाव में गुरु है तो 90% यदि उसके कई भाई होते तो सब में बड़ा होता, मतलब सब, अगर एकादश में भाई है गुरु होता तो ऐसा जातक भाई बहनों में यानी भाइयों में सबसे बड़ा होता। ये मित्र का भी है, आनंददायक है, समाचार यहीं से आते हैं। कहते हैं क्या खुशखबरी आ रही है, तो जब एकादश की बात चलती है तो ये अच्छे अच्छे समाचार देता। अच्छा, बायां कान है, यदि हम बॉडी को जाते हैं, ये जेवर में है, इच्छा पूर्ति है, ये व्यापार द्वारा धन तथा लाभ प्राप्ति होती है। एक मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बता दूं कि एकादश भाव में कोई भी ग्रह, चाहे नीच का हो, ऊंच का हो, वक्री हो, कैसा भी हो, वो कहता है कि मुझसे सब कुछ ले लो, मतलब वो गेन करवाता। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, एकादश भाव में स्थित ग्रह हेल्थ के लिए शुभ नहीं होते। ये आप पॉइंट किसी भी कुंडली में लगा सकते हैं। फिर मैंने क्या लिखा विशेष, वरिष्ठ एकादश भाव सम्मान, प्रतिष्ठा एवं सिद्धि का सूचक है। यह भाव सुंदर कपड़े, अच्छे खाने, आमोद, प्रमोद के रूप में जीवन के सुखों का सूचक है। एकादश भाव में क्षीण ग्रह, नीचता युक्त, दब्ध ग्रह, युद्ध में परास्त, वर्गों में शत्रु राशि में युक्त, दरिद्रता का सूचक है। जैसे कि हमने ग्रह की स्थिति पढ़ी थी, यदि यहाँ कोई नीच का आ जाए तो वक्री या धन आएगा तो, लेकिन रुकेगा नहीं, चाहे जातक का जन्म रईस परिवार में होता क्यों नहीं हुआ हो, कि मतलब धन तो खींचेगा हो लेकिन समाप्त होता रहेगा। फिर मैंने लिखा यदि एकादश भाव अथवा स्वामी शुभ कर्तव्य योग युक्त हो, तो ये भी मैंने बताया था शुभ कर्तव्य योग कैसे बनते हैं या अशुभ कर्तव्य योग कैसे बनते हैं। अत्यधिक धन का सूचक है, ये कहते हैं सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार। सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार ये भी ग्रंथ है के अनुसार, यदि नवांश में लग्नेश तथा लाभेश शुभ ग्रह हो तथा धनेश पर धनेश द्वारा दृष्टिगत हो। क्योंकि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसे आप थोड़े दिन के लिए अलग रख दिए, क्योंकि अभी हमने D9 सीखे नहीं है, वर्क कैसे बनते हैं, D10 नहीं जानते हम, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे सब चीज़ सिखा दूँगा। अब आते हैं द्वादश भाव यानी कि लास्ट हाउस यानी कि 12th हाउस। ये व्यय भाव होता है, यहाँ हर चीज़ का व्यय होता है, इन्वेस्टमेंट होता, इसे व्यय भाव भी कहते हैं, हानि का भी कहते हैं, विदेश यात्रा भी कहते हैं, और ये रहस्यवाद भी कहते हैं। क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजर जब आपस में बात करते हैं, भाई उसकी तो व्यय, मतलब 12th हाउस की दशा चल रही है, 12th हाउस में मीन्स ज्वेल का है, हॉस्पिटलेशन का है, हर की चीज़ का व्यय है, आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, कोर्ट का, हॉस्पिटलेशन यहाँ की बर्बादी का समय है, लेकिन विदेश जाने के लिए शुभ होता है। द्वादश भाव, अब इसको मैंने डिटेल में लिखा है, ये जान के लिखा है मैंने। इस पर क्या लिखा, द्वादश भाव कुंडली का अंतिम भाव है, इसे व्यय भाव भी कहते हैं। ये भाव व्यय, हानि, विनाश तथा पतन का सूचक है। फिर मैंने लिखा हमारे ग्रंथ है एस्ट्रोलॉजर का फल दीपिका, फल दीपिका के अनुसार द्वादश जिस भाव में भी स्थित हो उस भाव के कारक तत्व को नष्ट कर देता है। एस्ट्रोलॉजर ने एक छोटा सा नियम बना रखा है कि लग्नेश, पंचमेश, नववेश जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, 6, 8, 12 जहाँ बैठते हैं उस भाव को पीड़ित करते हैं। इसी तरीके से इसका स्वामी जहाँ बैठ जाएगा उस भाव को पीड़ित करता है। इसी प्रकार यदि किसी अन्य भाव का स्वामी इस भाव में स्थित हो उस भाव के कारक तत्व नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण यदि 4th हाउस का स्वामी द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक को जायदाद से संबंधित हानि होगी। कुछ संदर्भों में ये विदेश में निवास का भी सूचक है, जैसे मैंने बताया था कि 12th हाउस की दशा में विदेश चले जाते हैं। इसी प्रकार सप्तमेश यदि द्वादश भाव में स्थित हो तो मैरिज में विलंब से अथवा विवाह में अड़चनों का सूचक है। ये भाव काल पुरुष की कुंडली में मैंने पहले बताया था, काल पुरुष की जो कुंडली का जो लग्न है वो मेष है। ये मीन राशि का घोतक है क्योंकि वहाँ 12 राशि यानी मीन राशि आती है। यहाँ नीच का बुध यहाँ नीच का होता है क्योंकि बृहस्पति मीन में स्वराशि होती है और बुध की जो नीच राशि होती है वो मीन होती है। इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। शुक्र यहाँ उच्च का होता है क्योंकि शुक्र को मैंने बताया था, आपको याद भी होगा, शुक्र उच्च का होता है मीन राशि में। देवीय प्रेम तथा देवीय आशीर्वाद का सूचक है क्योंकि बुध यहाँ नीच का हो जाने कारण सच्चे प्रेम में
बुद्धि का महत्व खत्म हो जाता है। यह राशि रहस्य में युक्त है और ये आध्यात्मिकता का सूचक, क्योंकि मीन राशि है, बृहस्पति की राशि है। यदि हम D9 में करें, यदि बृहस्पति मीन राशि हो तो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। जैमिनी एक ऋषि हुए थे, उनके अनुसार ज्योतिष शास्त्र में भी इस राशि का महत्वपूर्ण स्थान है। कर्काश, ये भी बताऊंगा मैं आपको कैसे बनाते हैं, कि कर्काश लग्न के रूप में बृहस्पति का यहाँ स्थित होना अथवा शुभ ग्रह का इस लग्न से द्वादश में स्थित होना मोक्ष का सूचक है। फिर मैंने क्या लिखा इसमें, द्वादश भाव में कई चीज संबंधित, जैसे कि उसका बाकी का रह रहा, रहस्यवाद की मूर्ति है, हानि तथा चोरी। श्री के.एन. राव जो कि भारतीय विद्या भवन के सबसे महान एस्ट्रोलॉजर हैं और विश्व के भी सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, वो कहते हैं षष्ठेश अष्टमेश द्वादश मान एंड सम्मान की हानि का सूचक होता। यदि धनेश लावेश द्वादश भी पीड़ित हो तो ये धन हानि के सूचक हैं। फिर मतलब अधिक खर्चे का भी यही है। यहाँ इन्वेस्टमेंट का भी यही भाव है, क्योंकि ये भाव मुख्यतः व्यय से संबंधित है। इसलिए द्वादश यदि शुभ वर्गों में हो तो धन शुभता युक्त व्यय होगा। यदि यह अब अशुभता युक्त हो तो धन मदिरा यानी कि वाइन, बाजारों, स्त्रियों, जुए आदि में खर्च होगा। शुभ ग्रह प्रभाव जातक अपने पिता से पूर्ण सुख प्राप्त करता है। मैंने 7, 8, 9, 10, 11, 12 भावों का विवेचन किया। आपको मैं केवल जो मेरे जवाब देते हैं उन्हीं के नंबर में नोट करता रहता हूं। आपको बताना है किसी भी 2 भाव के विषय में, कि जैसे कि सप्तम भाव स्पाउस का है, साझेदारी का है, सड़क का है। इसी तरीके से सप्तम से लेकर 12 तक किसी भी 2 भाव के 2-2 वस्तुएं बताने की उन हम भावों से क्या देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 10th हाउस से प्रोफेशन देखते हैं, है ना, उसका नेम फेम देखते हैं। तो आप ये मुझे व्हाट्सएप में भेजेंगे या मैसेज करेंगे तो मैं आपका नंबर नोट करता रहूँगा और आपके फिर हम बैठ के डिस्कस करेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे मैं अवश्य दूर करूँगा। फिर मिलेंगे ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान की।